बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। किस्से कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम कहते हैं। आज की वीडियो है शिकारी नावल के हवाले से। इसके मुसन्नफ़ हैं अहमद इकबाल और आज आप इसकी 50वीं किस्त यानी एपिसोड 50 जो है हमारे चैनल पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा शिकारी नावल आपको कैसा लग रहा है। यह एहसास बहुत अजीब था कि मैं एक चोरी की टैक्सी में इतने एतमाद के साथ दिन दहाड़े शहर की सड़कों पर रवां हूँ। चोरी की रिपोर्ट अब तक दर्ज करा दी गई होगी। बाइस इत्मीनान पुलिस का वही नाअहल इंतज़ाम था। अभी चोरी होने वाली टैक्सी का नंबर हर थाने को बताया जाएगा और वो मजबूरन लिख लेंगे। गश्ती पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की चौकियों में आराम से बैठ के गप लगाने वाले भी नंबर नोट करके मुतमईन हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि वो फ़ौरन सड़क पर निकल खड़े हों और सड़क पर से गुजरने वाली हर टैक्सी का नंबर पढ़ें, लेकिन उनके पास एक तवील फहरिस्त होती है जो हर रोज़ चोरी होने वाली और बहुत कम फिरने वाली कारों की तादाद के बायस तवील से तवील तर होती जा रही है। उनका जहन कौन सा खुदकार कंप्यूटर है कि सारे नंबर याद रखे और जैसी कोई मसरूका कार सामने से गुजरे खट से सिग्नल दे दे। खुद कोई मोटरसाइकिल सवार ट्रैफिक सार्जेंट देख कर पीछे लग जाए तो अलग बात है, वरना चौराहों और इधर उधर खड़े हुए आम सिपाही तो देख कर भी मुँह फेर लेने के सिवा क्या कर सकते हैं। ताहम एक अंदेशा अपनी जगह था कि मैं पकड़ा गया तो क्या जवाब दूंगा। मासी की नज़र में तो मेरी हैसियत मुसद्दिक़ा ख़तरनाक मुजरिम की हो जाएगी। पुलिस वाले गुमशुदा कार की तलाश हमेशा इस उम्मीद के साथ शुरू करते हैं कि चोरी या तो किसी लौंडे ने एडवेंचर की खातिर की होगी या पेशावर मुजरिमों ने किसी ख़ास मिशन की खातिर, और कार कहीं ना कहीं लवारिस खड़ी मिल जाएगी। 50% सूरतों में उनका अंदाज़ा दुरुस्त साबित होता है। बाकी 50% अंदाज़ों के गलत होने के बाद वो मालिक को शहर की सड़कों और गलियों की सैर कराते हैं और ख़ुद भी फिरते हैं। चुनांचा खाने और चाय, सिगरेट, पान वगैरह के अखराजात शिकायत कुनंदा से वसूल करते हैं। ज़ाहिर आदमी खाली पेट रुके बगैर तो गश्त नहीं कर सकता। मशीन भी आराम और ईंधन मांगती है। जो गाड़ियाँ न मिलें वो मुश्तबा तौर पर गैर इलाके पहुँचा दी जाती हैं। यह उनके अजाय तरकीबी मुंतशिर होकर बसूरत स्पेयर पार्ट चोर बाज़ार में पहुँच जाते हैं और मालिक को सब्र करने या दूसरी गाड़ी खरीदने का सुनहरी मशवरा दे के पुलिस अपने फ़राइज़ मनसबी से बहसनो खूबी ओहदा बरा हो जाती है। बस बेटा इधर ही रोक लेना टैक्सी, मासी ने पीछे से कहा और मैंने टैक्सी रोक ली। मासी के उतरते ही एक बलिश्तिये बड़ी मियाँ अपने मच्छंदर बेटे के साथ लपके। दोनों में फ़र्क सिर्फ उम्र और मूँछों का था। अबे स्टेशन जाना है, छावनी के स्टेशन, बड़ी मियाँ ने कहा और चीख कर अपने मच्छंदर बेटे से कहा कि वो टीन के संदूक का बोझ अपने सर पर से टैक्सी की छत पर रख दे। लेकिन बेटा अभी सड़क के दूसरे किनारे पर खड़ा था। मैं टैक्सी ड्राइवर नजर आता हूँ तुम्हें, मैंने गुर्रा के कहा। बड़े मियाँ ने मुंह दूसरी तरफ करके सदा लगाई। एक फारग खड़ा हुआ सिपाही डंडा हिलाता वक्त गुजारी और आमदनी का वसीला पैदा होने पर मुस्कुराता आगे आया। चंदर बेटे ने इतनी देर में टीन का संदूक छत पर फेंक दिया था। हटाओ इस मुसीबत को, मैंने खौफनाक लहजे में कहा, वरना ऐसे भी ले जाऊंगा। क्या? बड़ी मियाँ ने चीख मारी। देख रहे हैं आप संतरी साहब, ये दीदा दलेरी, मुसाफिर को बिठाने से इनकार और फिर ये धमकी। उठाओ, मैंने धाड़ कर कहा। मुझे एसएसपी जामन रिजवी की बेगम को लेने जाना है, ये उनकी टैक्सी है, तुम्हारे बाप की कार नहीं। संतरी की पेशकदमी और जरहाना अजाइम का खात्मा हो गया। अरे चचा, हम दिलवाते हैं आपको दूसरी टैक्सी, उसने खुद बाक्स उतारते हुए कहा। और इसकी ये बात नहीं सुनी कि घंटे भर के बाद तक टैक्सी आई थी और वो दूसरी कहाँ से दिलवाएगा। मैंने मीटर डाउन किया और किसी की तरफ देखे बगैर तूफ़ानी रफ्तार से टैक्सी मोड़ दी। हालात की संगीनी के बावजूद मुझे इस एक एक्ट के छोटे से मज़ाहिया ड्रामे पर हंसी आई। वापस धर्मपुरे की तरफ मुड़ते ही मुझे रेलवे क्रॉसिंग पर इंतज़ार करना पड़ा। ये फाटक शाज़ो नज़र ही बंद होता था। 10 मिनट बाद जब मालगाड़ी के चंद डब्बों को बादल नख्वास्ता खींच कर ले जाने वाला काला इंजन धुआं छोड़ता गुजर गया तो मैं फिर आगे बढ़ा। अगला रेलवे क्रॉसिंग जिस पर से कराची जाने और आने वाली गाड़ियाँ गुजरती थीं फिर बंद था, मगर मुझे इससे पहले ही सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाना था। मैंने अपनी रफ्तार कम कर दी। अब शाम का धुंधलका गहरा होने लगा था और कुछ गाड़ियाँ पार्किंग लाइट जला के चल रही थीं। मैंने अपनी निगाह सड़क पर रखी जिस पर पैदल चलने वाले नापैद थे। सामने से कार नमदार हुई और जूम से गुजर गई। बागबानपुरे या मुगलपुरे जाने वाला टक टक करता एक तांगा पीछे रह गया। वो दोनों मुखालिफ समत से नमदार हुए। सड़क के दोनों किनारों पर आमने सामने 2 दरख्त थे, उन्हीं के पीछे खड़े थे। मुझे बेसाख्ता हंसी भी आई और मुझे फ़ौरन ब्रेक भी लगाने पड़े। उनके एक जैसे लिबास, पुरानी वजह के सफ़ेद लट्ठे के शटल कॉक टाइप बुरके थे और वो सड़क के बीच में खड़े हुए भूत नज़र आ रहे थे। पलक झपकते में वो दोनों कार के पिछले दरवाजे खोल के बैठ गए। चलते रहो, उनमें से एक ने कहा, पलट कर मत देखना। मुहज़्ज़ब टैक्सी ड्राइवर पर्दा नशीन बीबियों को आंख उठा के भी नहीं देखते। मैंने कहा, रिवाल्वर की धमकी की ज़रूरत नहीं। ये फ़र्ज़ करना मुहाल था कि वो पहले से बुरके ओढ़े खड़े थे। हर राहगीर सड़क के दोनों तरफ खड़ी हुई ख़वातीन को देखकर शक में मुब्तला हो सकता। वो बुरके बगल में दबा के खड़े होंगे। टैक्सी को देखते उन्होंने पैराशूट की तरह खट से बुरका खोल के सर पर डाल लिया। जदीद वजह का 2 पीस बुरका होता तो उनको बंद बांधने पड़ते और बटन बंद करने पड़ते। ये फ़ौरन काम आने वाला, आसानी से दस्तयाब होने वाला और पूरी तरह छुपा लेने वाला लिबास हर किस्म के नकाब या मास्क से बेहतर था जो हमारे मुल्क के और यूरोप के मुजरिम इस्तेमाल कर रहे थे। शालीमार से मुझे टकसाल की तरफ चलने का हुक्म दिया गया। टकसाल से पहले उसी किस्म के बुरके वाली एक हमीदा कमर बड़ी भी ने मुझे रोकना चाहा जो कि पोटली या बास्केट रखे खड़ी थी। अरे अम्मा, मैंने कहा, 1 नशो
2 शब्द वाला केस पहले ही है, तो हम तीसरी क्या करोगी? दरोगा वाला का इलाका गुजर गया। टैक्सी को यहीं सड़क के किनारे रोक लो, मुझे हुक्म मिला, चाबियां इसी में छोड़ दो। दरोगा वाला के बाद आबादी बहुत कम रह गई थी और जो घर बने हुए थे वो भी दूर दूर थे। उनमें जदीद वज़ा की कोठियाँ भी नज़र आ रही थीं। उनकी हिदायत के मुताबिक मैंने आगे आगे चलना शुरू किया। बुरकापोश ख़वातीन मेरे पीछे रहीं कि शरफा का कायदा यही है, अगर यहाँ मुझे कोई अपना लंदन का दोस्त देख ले तो वो अनचक्का रह जाए कि वो यहाँ जो रोशन ख्याली और आज़ादी का इतना बड़ा मुबल्लग था, अपने वतन जाके क्या हो गया। उसके पीछे 2 औरतें ऐन कदामत पसंदी का शाहकार बनी चल रही थी। माई गुडनेस, उनमें से एक तो उसकी बीवी होगी और कौन जाने दोनों हों। ओल्ड फैशन मुस्लिम 4 बीवियों पर यकीन रखते हैं आज भी। ओह माई लॉर्ड, शायद मेरी अंग्रेज़ क्लास फेलो लड़कियां सदमे की शिद्दत से बेहोश हो जाती और उस लाट की बेटी का क्या हाल होता। उसका बाप कहता, देखो ये हशर होता तुम्हारा उस ब्लडी नेटिव के साथ जाके। असल सूरत कितनी मुख्तलिफ थी ये मैं किसी को बता भी नहीं सकता था कि इस बंदा मजबूर के पीछे उसकी ज़ौजगान नहीं, उसके कातिल हैं और बुरके के अंदर मुन्नस नहीं मुज़क्कर हैं, और वो भी मुसल्ला। किसी को शक होने का सवाल ही न था और मेरे लिए कोई कारनामा सर अंजाम देकर उनको बेनकाब करना मुहाल था। मेरे बोट की तरह उनके इशारे पर दाएं बाएं होता गया और खेतों की मुंडीर पर चलता गया। उन्होंने वसी मैदान के वस्त में खड़ी हुई एक कोठी के नामुकम्मल ढांचे की पहली निशानदेही कर दी थी। कोठी का निचला हिस्सा मुकम्मल था लेकिन उस पर प्लास्टर की नौबत नहीं आई थी। उन्होंने अपनी खबासत के मुजाहरे के लिए जो जगह मुंतखब की थी वो हर लिहाज से मौजूद थी। कोठी के गेट के अंदर दाखिल होकर भी उन्होंने बुरकों के नकाब नहीं उठाए। मेरे सामने एक मुख्तसर सा बरामदा था जिसके दोनों दरवाजे बंद थे। कोठी के बाएं हाथ पर सामने की तरफ जो जगह लान के लिए छोड़ी गई थी उसमें दीवार के साथ साथ सीमेंट की 200 से ज़ायद बोरियां रखी हुई थीं। वह सरिया पड़ा था जो अभी इस्तेमाल होना बाकी था और दरमियान में पानी का वारसी तालाब था जो तामीर के लिए पानी ज़ख़ीरा रखने की गर्ज से बनाया जाता है। उस तरफ निचली मंजिल में खिड़कियों की चौखट मौजूद थी लेकिन पट लगने बाकी थे। चांचे खाली कमरों का अंधेरा और प्लास्टर का रंग एक नज़र आते थे। ऊपर की मंजिल पर सरिये दीवारों में उगे हुए लगते थे और एक जानब छज्जे की शटरिंग को सहारा देने वाले बदनमाल लकड़ी के सतून न जाने कब से ऐसे ही खड़े थे। साफ जाहिर था कि तमीर का काम रुका हुआ है। अक्सर लोग इमारत बनवाते वक्त जो तखमीना जहन में रखते हैं वह तकमील के आखिरी मराहल तय करते करते गलत हो जाता है और फिर मजीद सरमाया फराहम होने तक तमीर के अमल को ऐसे ही रोकना पड़ता है। कोठी का मालिक अपनी परेशानी में मुब्तला होगा और शायद दिन में एक बार चक्कर लगा के नामुकम्मल घर पर असद की नज़र डाल के लौट जाता होगा। वो मुल्क से ही बाहर हुआ तो यहाँ उसके भाई, माँ बाप या बेटे खत पे खत डाल रहे होंगे कि जो पैसा तुम दे गए थे वो तो ख़त्म हुआ, अब और भेजो कि बाकी रह जाने वाला काम भी पूरा हो। लेकिन बाहर रह के कमाने वाले भी डाका तो नहीं डाल सकते, उन्हें मजीद कमा के बचाने में वक्त लगता है। सीधे हाथ वाले दरवाजे से अंदर चलो। एक बुरकापोश मुझे धकेला और मैं लड़खड़ा के गिरते गिरते बचा क्योंकि फर्श बहुत नाहमवार था और इधर उधर आधी पूरी ईंटों के अलावा पत्थर भी पड़े थे। अंदर 8 अदद दरवाजे हैं, 4 एक तरफ 4 दूसरी तरफ। तुम उल्टे हाथ के आखिरी दरवाजे से अंदर जाओगे, दूसरे नकाबपोश ने कहा। मैंने रास्ते में भी उनकी आवाज़ पर और लहजे पर गौर किया था और इस नतीजे पर पहुंचा था कि उनमें से एक यकीनन उस्ताद पीटरो है, लेकिन वो भी असल आवाज़ और लहजे में बात नहीं कर रहा था। दूसरे के बारे में अभी तक बेयकीनी का शिकार था कि वह दिलावर या डिसिल्वा में से कोई है या पीटरो का साहब का मददगार। बल्कि उनकी सूरत को नहीं, कदो कामत को भी बड़ी खूबी से छुपा लिया था और उनके लिबास को भी। मैंने उनमें से एक को रिवाल्वर लेकर दाएं तरफ की गली में जाते देखा और दरवाजे के करीब रुक के पीछे निगाह डाली। एक बुरकापोश मुझसे चंद कदम के फासले पर रिवाल्वर का रुख मेरी तरफ किए फायर करने की पोजीशन में तैयार खड़ा था। अगर मैं चाहता तो रास्ते में कोई मौका पैदा कर सकता था। यही बुरका जिसने उनको छुपाए रखा था उनके लिए वो पाले जान बन जाता और वो इसमें उलझते तो आसानी से काबू में आ जाते। मगर मैंने अमदन ऐसी कोई कोशिश नहीं की थी क्योंकि इससे राबिया को फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता था। अगर मैं उन दोनों को यरगमाली बना लेता तब भी बेकार था। वो दोनों बेवकत लोग थे जिनकी खिदमत मुँह मांगे मुआवजे अदा करने के बाद हासिल की जाती हैं, तहफ़्फ़ुज़ की किसी ज़मानत के बगैर। अगर वो मारे जाएँ तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी जगह दूसरों की खिदमत हासिल हो जाती है जो उनका नेमुल बदल साबित होते हैं। उनकी हैसियत अशाए सर्फ से ज़्यादा नहीं होती जो ख़रीदी और बेची जाती हैं, टूट जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं और नाकारा हों तो बदल दी जाती हैं। लेकिन मेरे लिए राबिया सिर्फ राबिया थी। उसके बदले में दिलावर समेत एक एक बदमाश को चुन चुन के मार डालता तब भी राबिया का नुकसान पूरा नहीं हो सकता था, हुआ वो जान का हो या आबरू का। चुनांचे मैंने उनकी हिदायत पर अमल किया था और जरूरत या जहानत का कोई ऐसा मुजाहिरा नहीं किया था जो मेरी हमाकत का सबूत बन जाता। मैं मुस्कुराया और हैंडल घुमा के अंदर दाखिल हो गया। अब मेरे सामने एक नीम तारीख गली थी। उस कॉरिडोर में जो कोठी को 2 हिस्सों में तकसीम करता था वाकई 8 दरवाजे थे जो सब के सब बंद थे। कॉरिडोर की ऊंचाई कमरों की छत के बराबर यानी 12 फुट थी लेकिन चौड़ाई सिर्फ 6 फुट थी। बिजली के पॉइंट ये जाहिर करते थे कि बाद में राहदारी को दिन में भी सीलिंग लाइट से रोशन रखना ज़रूरी होगा। अभी सीमेंट के स्याह रंग के बायस भी रोशनी कम हो गई थी। उस राहदारी के आखिर में भी एक दरवाज़ा था जो खुला पड़ा था और अगवी हिस्से के मुख्तसर से सहन का नज़ारा पेश करता था। दूसरा बुरकापोश जो दाएं जानब चला गया था अब घूमकर उस दूसरे दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ था। उसने बुरके के अंदर ही से रिवाल्वर मेरी तरफ तान रखा था। मैंने किसी और दरवाजे को खोलकर झांकने की कोशिश नहीं की और बाएं हाथ के आखिरी दरवाजे के हैंडल को
घुमा के अंदर दाखिल हो गया। अंदर गुप्त अंधेरा था जिसमें चंद लम्हों के लिए मुझे कुछ दिखाई न दिया। अभी मैं इस तारीकी से मानूस होने की कोशिश ही कर रहा था और सोच रहा था इस कमरे में इतनी तारीकी क्यों है कि एक हाथ ने मुझे आगे धकेला। मेरे पीछे दरवाज़ा खट से बंद हो गया और मैंने महसूस किया जैसे दिन के उजाले से एकदम में आधी रात की इसी तारीकी में धकेल दिया गया हूँ जहाँ हाथ को हाथ सुझाई न देता था। मैंने जेब में हाथ डाल के माचिस निकाली और दिया सलाई रोशन करने से पहले मैंने गहरी सांस लेकर सूंघा, लेकिन कमरे में सिर्फ ताज़ा प्लास्टर की नमी और छिली हुई लकड़ी की खुशबू थी, किसी गैस की बू नहीं थी। अंधेरा यकीनन मसनूई था और खिड़की दरवाजे बंद करके और शीशों पर स्याह पर्दे ये रंग फैला के पैदा किया गया था, वरना ऐसा कमरा कौन बनाता है जिसमें सिर्फ एक दरवाज़ा हो। मैंने एक दिया सिलाई रोशन की। उसकी मदम रोशनी में मुझे अंदाज़ा हुआ कि कमरे में वाकई रोशनदान के सिवा उस दरवाजे के सिवा बाहर के उजाले के अंदर आने की कोई राह नहीं। दरवाज़ा बंद हो गया था और शायद बाहर से मुकफल भी कर दिया गया था। रोशनदान में चौखट पर तख्ते जड़ दिए गए थे। पहली दिया सिलाई पहुँच गई। मैंने दूसरी तीली जलाई। कमरा 8 फुट चौड़ा और 15 फुट लंबा स्टोर था जिसमें दीवार के साथ शेल्फ बने हुए थे। एक दीवार के आखिर में दरवाजे जैसा खला था। मैंने कदम आगे बढ़ाए और तीली बुझने से पहले उस खला तक पहुँच गया। खला से तहखाने में सीढ़ियाँ उतर रही थी। मैं तीसरी तीली जलाने ही वाला था कि किसी ने साफ आवाज़ में कहा, नीचे उतर जाओ, राबिया तुम्हारी मुंतज़िर है। मैं उछल पड़ा। आवाज़ की गूंज बताती थी कि मुझसे बात करने वाला कोई इंसान नहीं, लाउड स्पीकर है, और ये लाउड स्पीकर मेरे सर पर रोशनदान में नस्ब था। मैंने ऊपर देखा और फिर तीसरी दिया सिलाई की रोशनी में तहखाने की बगैर प्लास्टर वाली सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जीने पर एक मोड़ आया और दिया सिलाई ख़त्म हो गई। मैंने बाकी जीना मुकम्मल अंधेरे में संभल संभल के कदम उठाते हुए तय किया। आखिरी जीने से फर्श पर कदम रखते हुए मैंने कहा, राबिया, और मेरी आवाज़ उस तहखाने में गुंबद की तरह गूंजी, राबिया। मैंने फिर कहा और माचिस जलाई, मगर वो तीली ख़राब थी। क्या बात है राबिया, जवाब दो, किधर हो तुम? अभी तक तुम्हारी नज़र राबिया को नहीं देख सकी? लाउड स्पीकर ने मेरा तमस्खुर उड़ाते हुए कहा। मैंने खौफ की सर्द लहर को रीढ़ की हड्डी में उतरते महसूस किया और दूसरी तीली रोशन की। यकलख्त मेरी नज़रों ने राबिया को देख लिया। वो फर्श खाक पर बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। मुझे पहली नज़र में ही उसके तार तार लिबास पर खून के धब्बे नजर आए। राबिया, मैं चिल्लाया और मेरी आवाज़ की बज़गश्त के साथ लाउड स्पीकर बड़ी खबासत से हंसा। मैंने दौड़ के चंद कदम का फासला तय किया और नीम पुख्ता फर्श की गर्द पर बैठ गया। राबिया, राबिया मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? मैंने उसके साथ अपनी गोद में रख लिया और अंधेरे में उसके गालों को आहिस्ता आहिस्ता पकड़ने लगा। राबिया देखो, मैं सिकंदर हूँ। लेकिन राबिया ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसके सीने पर हाथ रख के और फिर कान लगा के देखा। उसके दिल की धड़कन ठीक थी। फिर मैंने उसकी नब्ज़ देखी, यूँ जैसे मैं वाकई नब्ज़ देख के उसकी हालत का सही अंदाज़ा कर लूँगा। मेरे हाथ पर उसके खून की नमी आ गई और मेरी उंगलियां चिपकने लगी। मैंने राबिया का सर आहिस्ता से ज़मीन पर रख दिया। उसके परेशान बाल खाक में पहले ही अटे हुए थे। पहली नज़र में मुझे राबिया की ज़ाहिरी हालत के सदमे ने वक्ती तौर पर दीवाना कर दिया था। मुझे यूँ लगा था कि वो मर चुकी है। उसके फटे हुए कपड़े और खून में लते हुए जिस्म को लाश की तरह पड़ा देख कर मैं और क्या अंदाज़ा कर सकता था। अब मुझे यकलख्ती इत्मीनान हासिल हो गया कि वह ज़िंदा है, और ये इत्मीनान बहुत हौसला अफजा साबित हुआ। क्या बात है? राबिया ने कुछ नहीं बताया कि उसे क्या हुआ है। लाउड स्पीकर बोला, हरामजादो, मैंने चीख कर कहा, तुमने मुझे बताया था कि राबिया खैरियत से, तुमने मुझसे वादा किया था कि उस पर आँच नहीं आएगी। तो हमने कौन सी वादा खिलाफी की है? लाउड स्पीकर ने जवाब दिया, राबिया सही सालम और जिंदा है। तुम सब नामर्द हो, औरत पर जुल्म करके खुद को दिलावर कहते हो। मैंने कहा, चौधरी दिलावर स्टार पीडरू कौन है जो सामने आकर मुझसे बात करने की हिम्मत रखता है? बेज़मीर शैतानो, तुम खुद को बदमाश कहते हो, बदमाश समझते हो? बदमाशी के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, ज़र्फ चाहिए और हौसला चाहिए। क्या मिला तुम्हें इस औरत के साथ ये सलूक करके? क्या मुकाबला इसका और तुम्हारा? कोई मुकाबला नहीं। ये बात हमने भी इसे समझाने की कोशिश की थी। लाउड स्पीकर हंसा, मगर औरत साथ होती ही नाक़िस अकल है। हकीकत यह है कि हम खुद भी अपने आप को बदमाश नहीं समझते। क्या हमने कभी ये दावा किया है? अगर ये हमसे ताउन करती तो इसकी ये हालत क्यों होती? हम कभी इसके साथ ये सलूक न करते। मैंने सख्त जद्दोजहद के बाद पागल कर देने वाले जज्बात की सरकश लहर पर काबू पाया। क्या चाहते थे तुम लोग? हम चाहते थे कि हमें वो लिफाफा वापस मिल जाए। लाउड स्पीकर ने कहा, लिफाफा राबिया के पास ही था ना? मैंने महसूस किया कि लाउड स्पीकर की आवाज़ उसी चौधरी दिलावर की है। उसने पहले भी मुझे नफसियाती तौर पर मुतासर करने के लिए एक ड्रामाई तलिस्माती माहौल पैदा किया था। अब फिर उसने मुझे एक दहशत ज़दा करने वाले माहौल में बात करने के लिए कैद कर लिया था। उसका पुरसुकून ठहरा हुआ पुरएतमाद लहजा वही था। आवाज़ का फ़र्क इसलिए महसूस होता था कि वो बराह रास्त मुझसे मुखातिब न था। लाउड स्पीकर से निकलने वाली आवाज़ खासी बदल जाती है। तहखाने और कमरे की दीवारें बिल्कुल सपाट थीं। अंदर एक कंकर भी न था जो मैं लाउड स्पीकर पर मार सकता। मेरी आवाज़ बाहर किसी के कानों तक नहीं पहुंच सकती थी और मैं दिलावर की इजाज़त के बगैर इस कैद खाने से ताक़यामत नहीं निकल सकता था। मोहसिन को और दुनिया में मेरे या राबिया के किसी जानने वाले को मालूम नहीं था कि हम कहाँ हैं। उन्होंने ठीक लिखा था कि राबिया तुम्हारे ख्याल की दस्तरस से भी बाहर है। अगर वो हमें छोड़कर चले जाते तो हम यहीं भूख प्यास से तड़प तड़प के मर जाते और हमारी लाशें न जाने कब दरियाफ्त होती। लेकिन मैं जानता था कि उनका मकसद हमें कत्ल करना नहीं है।
और लिफाफा मैंने राबिया की वालदा को दिया था। मैंने कहना शुरू किया। हाँ, राबिया भी यही कहती है कि लिफाफा अम्मी के पास है, लाउड स्पीकर ने कहा। लेकिन हमारा ख्याल है कि वो झूठ बोल रही है। उसने तस्लीम किया कि लिफाफा और सादे कागज़ माँ ने उसे दिए थे। उसने कागजात को गर्म करके पढ़ने की कोशिश भी की थी और तुमसे इसी मौजू पर बात भी की थी, लेकिन उसे ये तुम्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ये ठीक है, मैंने कहा। अगर उन कागजात पर कोई नजर न आने वाली तहरीर है तो हम अभी तक उसे पढ़ नहीं सकें। ये बड़ी अच्छी बात है और तुम्हारी खुशकिस्मती है, और ना तुम्हें जो 1 माह की मोहलत मिली थी वो आज तमाम हो जाती। लाउड स्पीकर बोला। बेहतर यही है कि पढ़े बगैर वो खत हमें वापस कर दो। मैं कोशिश कर सकता हूँ कि राबिया होश में आ जाए तो उसको लिफाफा और वो कागजात वापस करने पर जमात कर लो, और मुझे उम्मीद है राबिया मान जाएगी। यही तो मुसीबत है, जितना सच हम उससे उगलवा सकते थे हमने उगलवा लिया। लाउड स्पीकर ने कहा। अब राबिया कहती है कि लिफाफा उसने माँ को वापस दे दिया था हिफाजत से रखने के लिए। तुम्हारा ख्याल है राबिया झूठ बोल रही है? मैंने खलास से मुहातब होकर कहा। नहीं, राबिया सच बोल रही है, स्पीकर ने कहा। उसके लिए झूठ बोलना मुमकिन ही न था। सवाल यह है कि राबिया की माँ से लिफाफा कैसे हासिल किया जाए, और इसीलिए तुम्हें बुलाया गया है। तुम उस बुढ़िया से पूछ सकते हो कि लिफाफा कहाँ रखा है। ठीक है, मैंने कुछ देर बाद कहा। जैसे ही उसे होश आया मैं उससे ये बात मालूम कर लूँगा। क्या तुम वादा करते हो कि उसके बाद हमें रिहा कर दोगे, और जब तक मैं तुम्हें लिफाफा ला कर न दूँ तुम राबिया का ख्याल रखोगे, उसे मेडिकल एड दोगे? राबिया का पूरा ख्याल रखा जाएगा। वापसी पर वो तुम्हें मुस्कुरा के खुशामदीद कहेगी, लाउड स्पीकर ने कहा। इसके बाद तुम जा सकोगे, हम खुद तुम्हें बहिफाजत पहुंचा देंगे। थैंक यू वेरी मच, किसी और की आवाज़ ने कहा। मेरा ख्याल है नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए, हाथ ज़रा ऊपर रखो। मैं यूँ उछल पड़ा जैसे किसी ने उस तहखाने में बम फेंक दिया हो, क्योंकि ये तीसरी आवाज़ मोहसिन की थी।